ग्रुप पे लिंक भेजा था, सेंड किया था उसको। व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दिया है, उसको ज्वाइन करना है लिंक के थ्रू। ठीक है, ग्रुप पे नहीं मिला लिंक क्या? आई थिंक बॉन्ड्स ब्रेकिंग वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। अभी सेंड कर देता हूँ रुको। इवनिंग बैच 2 है ना? सर हाँ बोलो। सर असाइनमेंट 1 का 11th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे? हाँ बता देता हूँ अभी। किधर गया है? होमवर्क सबमिशन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन था सर, मेरा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो सर कैसे चेक करना है कि कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सर? कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हाँ चेक कर। सर, वो कैसे देखो मतलब हाँ सर, बोलिए। बताता हूँ। हाँ समझ गया मैं कि तुम फाइनल आंसर तुम्हारा सही नहीं आ रहा है, बीच में कैलकुलेशन गलत होती है कहीं पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हो रहा है सर, मतलब सर एक पॉइंट की वजह से सर ऊपर नीचे हो रहा है और फिर वो पूरा गलत हो जाता है, फिर से करना पड़ता है सर। यस यस। तो उसमें यही है जैसे इसका एक मेथड ये हो सकता है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन में फाइनल आंसर लाने के लिए दो तीन टर्म्स को पहले सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? तब फाइनल आंसर आता है। तो तुम्हें देखना है कि जब तुमने फर्स्ट टर्म सॉल्व किया वो सही आया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, ये जैसे इसने यहाँ पे हमने ई नॉट पहले फाइंड किया है, और ने ई नॉट ही गलत निकाला है ना, उसके आगे के सारे आंसर्स गलत आएंगे, यस और नो? यस तो सर। हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट टर्म सॉल्व हुआ है यहाँ पे चेक करना है हमें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से ही सही हो पाएगा। देन उसके बाद हमने जब इस वैल्यू को जहाँ पे पुट किया है वहां पे कैलकुलेशन को चेक करो, देन क्या उसमें कोई गलती है? इसमें दो ही स्टेप थे तो यहाँ तक आंसर आ गया। कई बार ऐसा होगा कि पहले मान लो तुमने ई नॉट निकाला, फिर तुमने एन निकाला, फिर इसको कहीं पे सब्स्टिट्यूट किया, वहां से कोई एक वैल्यू निकाली। तो स्टार्टिंग करना है कि तुम्हें फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे क्या कैलकुलेशन मेरी सही है, फिर सेकंड स्टेप में क्या यहाँ पे सही है, लाइक दिस। दूसरा तरीका ये होता है कि वैल्यूज को सॉल्व ना करो शुरू में। कई बार ऐसे हम करते हैं, जैसे इसको हम इसी तरीके से रख लें, सिर्फ जीरो वगैरह कट कर लें, 2.06 ना निकालें यहाँ पे, ऐसे ही रखें, 124/60 रखें, ठीक है, लाइक दिस ओनली। और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, फिर और भी वैल्यूज को पुट करते जाएं, और लास्ट में सीधे एन के लिए सॉल्व करें एक बार में। दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, करना पड़ेगा तुम्हें कैलकुलेशन खुद से ही। तो शुरू में गलत होगा, 10-15 दिन थोड़ी गलतियां ज़्यादा होंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 10 to 11 असाइनमेंट से कम नहीं है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसी चैप्टर में इतनी कि कैलकुलेशंस एरर कम हो जाएंगी। तो जो मैंने तरीका बताया है उसको फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप को ही तुम्हें ध्यान रखना है, वहीं पे गलती तो नहीं हो रही। उसके बाद अगर एक बार गलत हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके? ओके जैसे ये क्वेश्चन हमने कराया, तो इसमें हमने एच सी बाई लैम्डा को अलग से सॉल्व करके नहीं लाए, यहीं पे पुट की वैल्यू, ठीक है, एक बार में ही पूरा सॉल्व किया। देख रहे हो, डायरेक्ट लैम्डा के लिए सॉल्व किया। इससे ये नहीं होगा, अगर एच सी बाई लैम्डा मैंने पहले सॉल्व किया होता वहां पे गलत हो गया तो फिर कंप्लीट रॉन्ग होगा। इसमें दूसरा तरीका है पावर्स को एक साथ करने का, जो मेथड है वो तुम्हें याद रखना है। नंबर्स को हमें एक साथ रखना है, वो तुम्हें याद रखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये पावर्स को एक साथ कर लिया, नंबर्स को एक साथ कर लिया, ये वाली पावर को भी हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे, लैम्डा उस तरफ ले जाएंगे। ये प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन के अंदर सही हो पाएगा। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग ने कैसे किया था, ये 6.022 है। तो एक तो है कि हम
थोड़ा टाइम लेके इसको पूरा कैलकुलेट करें फिर उसको सॉल्व करें। या दूसरा है कि 6.022 को 6 ले लिया, इसको 6.6 ले लिया, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई थी हमारी। अप्रोक्सीमेशन से भी ऑलमोस्ट आंसर सेम आता है। अगर जो क्वेश्चन है उसमें मोर देन वन ऑप्शंस मतलब दिए, ABCD करके ऑप्शन दिए हैं, तो आसान हो जाता है, फिर इतनी दिक्कत होती नहीं है। गॉट इट? ये सबको फॉलो करना है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, जैसे बात रही क्वेश्चंस की, तो थोड़ा बहुत हम लोग शुरू में डिस्कस कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसके लिए डाउट क्लास लगानी पड़ेंगी, ऐसे काम चलेगा नहीं। क्योंकि अगर सब बच्चों ने पूछना चालू कर दिया तो आधा टाइम तो उसमें चला जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन बताया था तुमने? जल्दी से एक दो बच्चों के मैं डाउट सॉल्व कर देता हूँ। सर 11th वाला। क्वेश्चन 11। रेस्ट ऑफ यू गाइस प्लीज वेट फॉर दी डाउट सेशंस। आप प्रैक्टिस सेशंस में आते हो ना, उसमें पूछा करो ना, उसमें पूछ लिया करो डाउट्स। ओके, अभी एक 11 नंबर बताता हूँ मैं। असाइनमेंट 1। हाँ सर। ठीक है, PDF मुझे मिल जाए। देखो क्या लिखा है, find the radius of nucleus of an atom having atomic mass number equal to 125। ओके, ये वाला एक्चुअली टॉपिक तुम्हारा कवर नहीं हुआ है, स्किप हो गया है। तो बहुत आसान चीज है ये। न्यूक्लियस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, इसलिए शायद वो हम लोग के ध्यान में ही नहीं रहा होगा। इस जस्ट फैक्चुअल डेटा, फैक्चुअल एक। और ये हमारा पूरा एटम है। तो बताओ एटम के साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है या नहीं है? है सर। बहुत छोटा साइज अगर है। अच्छा, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ाएंगे तो क्या एटम का साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सोच के बताओ। इफ यू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, द बढ़ेगा साइज सर। ऑफ इंक्रीज और नॉट? बढ़ेगा। उसका मेन रीजन आगे समझ में आएगा, या अभी बोर्स मॉडल में आ जाएगा, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। और जो मेजर पोर्शन एटम का होता है साइज का, वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। वो चुपचाप अंदर एक सेंटर पे बैठा रहता है, वो ज्यादा जगह नहीं घेरता। तो जितने ज्यादा हम शेल्स या ऑर्बिट्स बढ़ाएंगे, उतना बड़ा साइज एटम का होता जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बात करते हैं। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ये काफी छोटी वैल्यू होती है, वेरी स्मॉलर, ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स छोटी होती है ये एटम की रेडियस से। इस चीज को मैंने बताया था, एक फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस आर जो होता है, वो इक्वल होता है R0 इंटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है वो किसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर की पावर 1/3। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इट्स एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये रिलेशन आता है। अच्छा, यहाँ पे R0 की जो वैल्यू है वो लाई करती है पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में। सेंटीमीटर में होगा, मीटर में कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर टू 1.1 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर से 1.4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर तक। तो ये एक पूरी रेंज है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -15 मीटर आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, इसका अगर एवरेज ले लें, अगर इसका एवरेज ले लें तो जो वैल्यू है उसको हम 1.11 प्लस 1.44 का एवरेज लेके बताओ जल्दी से कितना आता है? कितना आएगा बोलो? 2.45 डिवाइडेड बाई 2 आया ना? समझ में आ रहा है?
इसका एवरेज कितना है? 1.27 1.27 1.275 ऐसा आएगा ना? नहीं यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। देखो सर सिर्फ 1.27 0.225। 225 आएगा। अब सही है। 75 में तो 55 हो जाएगा ना, 25 में जो है वो 45 होगा। तो ये जो वैल्यू है ये इसके बीच है। तो कई बार हम एवरेज वैल्यू लेकर के सॉल्व करते हैं, लेकिन जनरली हम सिर्फ कितना लेते हैं? 1.2। कितना लेते हैं बोलो, कितना लेते हैं? 1.2। हाँ, ये हम एक वैल्यू लेते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी, 10⁻⁻15 मीटर को एक और यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? 1 फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। फर्मी या फेम्टोमीटर, दोनों बताया था। अब ये तुम्हें पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रेडियस निकालनी है बेरिलियम की, तो इस फॉर्मूले से कितनी आएगी? न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस अगर निकालनी है, R इक्वल टू R नॉट, बेरिलियम 9⁻⁻3। तो 9 का स्क्वायर जो क्यूब रूट है कितना आएगा? जल्दी से बताओ, सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब रूट होता है। 8 किसका होता है? 2 का। तो हाँ, मतलब 8 जो है उसका क्यूब रूट 2 होता है। 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? तो ऑलमोस्ट, और अगर मैं 3 कर दूंगा तो 27 हो जाएगा। 2.1 के आसपास वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितनी वैल्यू आएगी? ऑलमोस्ट 2.9 की पावर 1/3 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 2.1। और आर नॉट ऊपर वैल्यू दी है। अगर आर नॉट और 9 टू पावर 1/3 को तुम सॉल्व कर लो तो क्या आसानी के साथ रेडियस नहीं निकाल पाओगे? तो देखो तुम्हारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए होंगे, इसको मैं मान लेता हूँ कि लगभग 2.1 आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो तुम क्वेश्चन में दी रहेगी जब भी आएगा। 2.09 या 2.08 कैलकुलेटर से अगर चेक किया जाए तो कितना आएगा, देख के बताओ मुझे। ऐसी कुछ होगी, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो तो तुम्हें एक फाइनल आंसर मिलेगा 2.52 इंटू 10⁻⁻15 ऑलमोस्ट इतना। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को हम बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। सर वो ना 9⁻⁻³ कैसे सॉल्व किया? वो तो मैंने ट्रिक से बताया है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 3 8 होगा। और इसके बाद कौन सा इंटीजर आता है? 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो ये बताओ 9 वाला कहाँ पे आएगा? 9 का अगर क्यूब रूट करें तो वो कहाँ पे आएगा? 2 के पास आएगा या 3 के? 2⁻3। 2 के पावर पास आएगा नहीं, बहुत कम फर्क है 8 और 9 में। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट यस सर। समथिंग या 2.08 आ रहा है ना? अभी मैं चेक किया कितना आया, 2.08। मैंने 2.1 ले लिया था, मुझे याद था, मैंने किसी ना किसी बैच में कराया था इसलिए। तो ये क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, अगर आएगा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ ना बोलो। सर। यस इतना सर। डेटा थोड़ा सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, ये डेटा दिया होता है सवाल में। लेकिन मैं क्या तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऐसा देंगे, एल्यूमिनियम, इसका बताओ न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी। ऐसा डेटा देंगे जो परफेक्ट क्यूब रूट हो। कैसा देंगे बोलो, कैसा डेटा देंगे? परफेक्ट क्यूब रूट। हाँ, तो तुम्हारे लिए आसानी नहीं हो जाएगी एग्जाम में। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी? 2.6 फर्मी। हाँ, कैसे निकालेंगे? R इक्वल टू R नॉट। R नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.2 ले ली ना हमने। और A कितना? यस सर। A कितना है? 27। हाँ, तो ये इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। कितना आएगा ना मीटर्स में? फर्मी में कितना आएगा बोलो? किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो मुझे पूछे। वेरी सिंपल,
वेरी इजी सिंपल एक फॉर्मूला आया ना, बोलो। सर वो ना फर्मी में 10⁻⁻15 क्यों नहीं लिखा? अरे 1 फर्मी तो होता है इतना, क्यों लिखेंगे बताओ। यस सर। जैसे इतना कितना होता है बताओ, इतनी वैल्यू को क्या बोलते हो, याद करके बताओ, कोई बताएगा? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। मीटर को क्या बोल, हाँ 1 एंगस्ट्रॉम। याद आया? आया याद कि नहीं आया बताओ। यस सर। इसको याद रखो, भूलना नहीं है इसको, भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्मी जो है वो बहुत छोटी यूनिट है डिस्टेंस की, और 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है, वेरी स्मॉल यूनिट। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड ओनली फॉर द न्यूक्लियर रेडियसेस, न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस के बीच की रेडियस, डिस्टेंस, इन सब चीज के लिए यूज करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन जो तुमने पूछा था अब वो आसानी से हो जाएगा, 11 नंबर है ना, यही पूछा है ना। अब पहला क्वेश्चन तुम ही लोग सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। एटॉमिक मास 125 है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी आएगी बताओ। 6 आया फर्मी। ना, बोलो। किसी ऐसा बच्चा कोई है जिसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हैंड रेज करो अपना। एनीवन? आ रहा है सबको? बच्चों बोलो। यस सर। कितना आएगा? मैं ही सॉल्व कर दूं क्या? कितना? 6 फर्मी मीटर। वेरी गुड, 6 फर्मी मीटर आएगा। आर नॉट 1.2 फर्मी होता है, 125 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट 5। अच्छा ये कितने लोग निकाल लेते हैं, ये तो निकालना जानते हो ना, मैथमेटिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी सबने? इसमें कोई दिक्कत? 3 3 के पेयर बना के नहीं करते सर। थे, ट्रिपलेट बना के करते थे। चलो इतना तो पता है। वैसे ही पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो उसका रिवर्स क्यूब रूट हो जाएगा। ये सब चीजें पता है तो आराम से आसान से आंसर आएगा। चलो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़े। अरे लिंक तो भेजा, भेजा नहीं लिंक? क्या मैंने भूल गया? क्या ये क्या है? तुम्हारा नेटवर्क स्लो है बच्चे। प्रेम सिंह, ये कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है, नेट स्लो? सही कर लिया प्रेम तुमने? हम्म। किसी बच्चे को डाउट बचा है कुछ भी? सर। और का डाउट था तुम्हारा, पूछो। और 11th का बी भी डाउट है क्या? हाँ सर। देखो वो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, अभी पढ़ा दे रहा हूँ। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, समझो। ये सब चीजें जो है क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हम लोग, इट्स एक्स्ट्रा मैटर, ठीक है। क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछ भी सकते, नहीं भी, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जब फिजिक्स में ये कवर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब मैंने तुम्हें चार्ज सिस्टम पढ़ाया है, याद है सबको चार्ज सिस्टम? यस सर।
कार्बन के एटम में कितने, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे कार्बन में? कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन कार्बन एटम? Sir, 6 9. or 8. Sorry, 6, sir. सिक्स बोला, सही तो है, 6 होगा। कितना होगा, कितने 6. प्रोटॉन्स होंगे? 6 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कितने होंगे? 6। लेकिन न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? Neutral. कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उन पर तो चार्ज होता नहीं है। तो इस न्यूक्लियस को कोई दूसरा चार्ज देखेगा तो उसको कितना चार्ज दिखेगा यहाँ पे? हाउ मच चार्ज? +6 Plus E। 6. यस, हाँ या ना बोलो, कितने दिखेगा ना? यहां तक समझा? अच्छा, Yes, sir. अगर कोई चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो। 0. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल अगर इससे दूरी पे है तो, फॉर एग्जांपल वो प्रोटॉन दिया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया है? प्रोटॉन। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. 0 है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच when a proton is projected towards the nucleus of tightly bonded carbon atom having speed v। अब इसको हमने क्या छोड़ दिया? v स्पीड के साथ छोड़ दिया। कितनी स्पीड के साथ छोड़ा इसको? बोलो। v स्पीड के साथ। अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Half mv square. हाफ mv²। m मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। यहां तक कोई डाउट? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फिर लिख रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है ये प्रोटॉन दौड़ता हुआ कितनी स्पीड के साथ? v स्पीड के साथ इधर आ रहा है। क्या जब ये इधर चलेगा इसको रिपल्सन मिलेगा? यस और नो? आया ना बोलो। Yes. कौन रिपेल करेगा इसको? हु विल रिपेल इट? दिस न्यूक्लियस। Nucleus. एक जगह पे आके ये रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टॉप। स्टॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. 0। और इन दोनों के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है, हमेशा दो स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस वेयर इट स्टॉप्स, इसके आगे नहीं जा सकता अब ये, क्योंकि इतना रिपल्सन बढ़ गया। इस डिस्टेंस आर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना नजदीक जा सकता है इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना नजदीक जा सकते हो उसको बोलते हैं क्या? क्लोजेस्ट अप्रोच। उससे पास नहीं जा सकते। इतना रिपल्सन बढ़ गया कि अब उसके पास जाना नहीं है। उसके पास अब जाना सर आप नहीं फिर है। से थोड़ा एक्सप्लेन करोगे जल्दी जल्दी, मतलब सर ऐसे थोड़ा सा सर प्लीज। देखो ये हमारा न्यूक्लियस कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस हमारा कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पे भी कैसे चार्ज है? बोलो। पॉजिटिव। प्रोटॉन को v स्पीड के साथ इधर फेंका है। कितनी स्पीड के साथ फेंका है? v वेलोसिटी के साथ। क्या ये इसकी तरफ जाएगा तो रिपल्सन मिलेगा या और नो? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और नॉट? यस सर। लाइक चार्जेस Yes, रिपेल sir. ईच अदर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चलते चलते स्लो होते होते रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्योंकि क्यों रुकेगा? क्योंकि ये रिपेल हो रहा है। इस उसको रिपेल कर रहा है तो रोक देगा। हाँ। इस जगह रुकेगा उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0। यस और नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर वेलोसिटी 0 हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी या नहीं? होगी।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, वो तो पता है तुम्हें, अभी लिखा देता हूँ क्या होगा जब दो चार्ज रिपेल करते हैं। तो लिखेंगे इनिशियल टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इस सिस्टम पे, इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इसको तुमने 9-10 में पढ़ा होगा, क्या लिखते थे इसको, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ, यस सर। क्या एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती? एनर्जी क्या रहती है हमेशा, कंजर्व। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम पी वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बाद में कितनी हो गई, फॉर्मूला याद है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितने लोग को याद है, ये याद है फॉर्मूला? आर स्क्वायर हुआ कि सिर्फ आर? R. बोलो, आर होगा। इसलिए तो मैंने चेक किया तुम लोगों का नॉलेज, भूल तो नहीं जाते हो। यहां से बताओ, जो भी चीज पूछी है वो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? जो सामान पूछा है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें पूछा है डिस्टेंस आर, तो आर निकाल लो, पहले वैल्यू पुट कर लो सबकी। एमपी भी नोन है। Q1 कितना है, 6E। Q2 कितना है, E। आर कितना आएगा, K अपॉन MP V स्क्वायर टू 6E स्क्वायर, 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 12। आंसर क्या आएगा, 12KE स्क्वायर MPV स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, आसान था कि नहीं बहुत? सर कर लोगे अभी, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? एनर्जी कंजर्व तो कर रहे हैं सिर्फ, और तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, और कुछ तो नहीं कर रहे ना, सिर्फ एनर्जी तो कंजर्व कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप बताओ कोई डाउट इस चीज में? नो सर। अच्छा, तुम लोग को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था क्या, हाँ सिस्टम में पढ़ाया ना, चार्ज सिस्टम में पढ़ाया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्टेज में अगर किसी को एक्सीलरेट करें डी एक्सीलरेट करें, ये सब पढ़ा है क्लास में? सब रिवाइज करके रखो, ठीक है? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, फिर अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। एनर्जी कंजर्वेशन कितने लोग को पहले नहीं आता था, पहली बार पढ़ा है, हैंड रेज करो। पीई प्लस केई, ये वाला पहली बार किसने किसने पढ़ा है? युवान ने, समझ आया युवान तुम्हें? हाँ सर। हाँ, मतलब किसी भी चीज में दो मेन एनर्जी होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी स्टेट की वजह से होती है, उसके रुके होने की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दो अगर नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, बोलो कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर सेम चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, इनके बीच रिपेल करते हैं तो कैसी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव। सिखाया था कि नहीं सिखाया था, चार्ज सिस्टम वाले चैप्टर में सिखाया था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पॉजिटिव। जब रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, जब अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। जैसे अर्थ पे तुम्हारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बोलो? क्या यू आर फ्री एट अर्थ और बाउंडेड बाय अर्थ, आया ना बोलो? क्या अर्थ ने तुम्हें पकड़ के रखा है, यस और नो? Yes, sir. तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे,
नेगेटिव। अगर तुमको मैं एस्केप वेलोसिटी से फेंक दूं तो क्या अर्थ के बाहर चले जाओगे? Yes. इतनी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे दें कि अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, तुम कहाँ चले जाओगे? बाहर। तुम्हारी फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अभी तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है, यू कांट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। सिमिलरली इन चार्जेस के लिए भी वैसे ही होता है। जब चार्ज बहुत दूर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। सो वी कैन से हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ this proton increasing and its kinetic energy is decreasing. Means we can say kinetic energy of proton is converted into its potential energy. Yes or no? बोल सकते हैं क्या हम ऐसा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बोलो यस और नो बोलो। क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई लास्ट में? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि लास्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? बोलो। 0. 0. एनर्जी इसकी सेम वैल्यू से बढ़ गई। इसको सॉल्व किया हमने, इसीलिए तो दोनों को आपस में बराबर देख रहे हो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0। तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना बोलो, कोई डाउट तो नहीं? ये बहुत एक आसान चीज है, लेकिन चूंकि तुम 11th में हो और तुमने अभी एनर्जी पढ़ा नहीं, फिजिक्स में एनर्जी का चैप्टर रहता है, उसको बोलते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत अच्छा चैप्टर है वो, उसमें समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी चैप्टर एक्चुअली। लेकिन जो मैंने समझाया है दैट्स मोर देन 100%। समझ में आना चाहिए, वो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं समझ में, बताओ। अभी तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नहीं आ रहा है। एनीवन देयर जो नहीं समझ पाए? ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आता? चलो, मैं वोल्टेज वाला सामान फिर से पढ़ाऊंगा, उसकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मैंने प्रैक्टिस में कराया उसको। फोटो इलेक्ट्रिक के बाद में वो आता है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था, तो प्रैक्टिस सेशंस मेरा जब भी लगे या किसी भी सर का लगे तो उनके सेशन में तुम लोग डाउट्स भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नहीं, टॉपिक का, सॉरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो और इलेक्ट्रिक। पिछली क्लास में समझाया भी था थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा पढ़ा के गया था ना इसके बारे में। यहाँ पे देखो, ये हल्का सा मैंने पढ़ा दिया रखती कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन डाला, सॉरी फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। बट इसको मैं अभी शुरू से पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। फोटो मीन्स यहाँ पे लाइट है, लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल, एक मेटल पे लाइट डाली गई एंड उससे क्या निकला? इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। ये डेफिनेशन नहीं है, ये इस नाम को बता रहा हूं कैसे आया। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, समझो। लिखेंगे व्हेन अ लाइट बीम, बीम मतलब होता है यहाँ पे एक साथ में कई रेज, लाइक टॉर्च। टॉर्च होता है ना, उसमें बहुत सारी लाइट रेज एक साथ निकलती हैं। व्हेन अ लाइट बीम इज, ये इसमें थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं। व्हेन अ लाइट बीम ऑफ sufficient energy is incident या irradiated incident on a metal surface, then when a
when a light beam of sufficient energy is incident on a metal surface, then electrons eject from the surface of metal, या from the metal surface. This phenomenon is called, बहुत आसान चीज है ये, आराम से पढ़ो इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब एक लाइट बीम सफिशिएंट जिसमें एनर्जी हो, हर तरीके की लाइट बीम नहीं, एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट बीम को एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, इरिडेट करते हैं, उस पर डालते हैं। मतलब जैसे टॉर्च तुम्हारे ऊपर कोई लगाता है ना, वैसे टॉर्च लगा रहे हो मेटल की सरफेस पे, लेकिन वो टॉर्च जो है वो नॉर्मल टॉर्च नहीं है, वो टॉर्च की एनर्जी नॉर्मल नहीं है, मे बी वो यूवी लैंप हो शायद, क्योंकि यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है, या फिर और एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जिसकी वेवलेंथ इतनी कम हो या उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि उससे लाइट निकल जाए, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट एनर्जी की लाइट। एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल सरफेसेस से पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं बाहर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अब इसको फोटो समझते हैं, नोट कर लिया अगर। ये एक सर्टेन मेटल है मेरे पास, ये हमारे पास क्या है? सर्टेन मेटल पीस लाइक दिस। ये हमारा मेटल पीस जो है ना, अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, इस मेटल पीस पे, इस मेटल पीस पे मैं क्या डालूंगा? लाइट डालूंगा। क्या डालूंगा? एक लाइट। इस पे जब लाइट बीम डालूंगा तो लाइट बीम क्या करेगी? ये लाइट बीम डाली, लाइट बीम में क्या होते हैं? फोटॉन्स। क्या होते हैं? फोटॉन्स। ये जो लाइट बीम है इसमें है फोटॉन्स, और फोटॉन जो है वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन को। मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में क्या होते हैं? फ्री Free इलेक्ट्रॉन्स। electrons. फ्री मीन्स दैट दे आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, बिल्कुल फ्री नहीं है, उनको फ्री बोला जाता है जस्ट। दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री कि उनको तुम निकाल लो, ऐसे नहीं, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। When this energy is provided in the form of photons, electrons are ejected out from this metal. This electron is called photoelectron, and this phenomena is called photoelectric effect. लेकिन हर एक लाइट से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि घर वाली टॉर्च लेकर के आए और मेटल पे मारा, इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हर मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव मेटल है, ऐसा मेटल है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, उनमें तो पॉसिबल है कि विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन हर एक मटेरियल से, हर एक मेटल से सिर्फ नॉर्मल विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, हाई एनर्जी लाइट लाइक अल्ट्रा वायलेट लैंप लाइट जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, मिनिमम। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इस मिनिमम एनर्जी को जब तक प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल ही नहीं सकता। यू कांट eject an electron if you do not provide that much minimum energy। इसको W से लिखते हैं और इसको फाई से भी लिखते हैं, फाई, PHI, फाई, फाई या W से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ये धीरे धीरे से इसमें पढ़ते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। तो
फोटॉन्स पता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक पता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके हैं ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो ये नोट करते चलो, किसी का अगर कुछ बचा है तो वो मुझे बताएगा। ये फिगर अगर बनाने को बचा है तो बताओ। पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही लाइट डालते हैं सफिशिएंट एनर्जी के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने लाइट बीम डाली 12:01 पे और 2 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, इफ सफिशिएंट एनर्जी है, तो विदाउट एनी टाइम लैग इंस्टेंटेनियसली एट द मोमेंट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स are ejected from the metal surface without any time lag. Means there is no delay in the ejection of electron when light of sufficient energy incident on the metal surface. हाँ, ये कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि सही बात है, कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे टाइम लैग का मतलब क्या होता है, तुमने देखा होगा जो घर में एलईडी बल्ब्स होते हैं या जो फैन होते हैं, है ना, जिनके अंदर कैपेसिटर्स कम यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट फैंस हैं या कैपेसिटर वाले भी हैं, तो देखो जैसे बटन हम स्विच ऑन करते हैं ना, तुरंत स्टार्ट होता है बल्ब, एलईडी बल्ब या ये सारी चीजें क्या होती हैं, विदाउट एनी टाइम लैग स्टार्ट होती हैं। इधर बल्ब दबाया और उधर चालू हो गया, सो दैट इज कॉल्ड नो टाइम लैग। लेकिन टाइम लैग होने का मतलब क्या है कि जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब है, तो बटन दबाते ही करंट तो उस तक पहुंच गई, लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी अभी जो उसके अंदर मरकरी वेपर्स है या जो भी गैसेस हैं, उसमें डिस्चार्ज स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखा होगा तुमने, ट्यूबलाइट जलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? थोड़ा टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इतना लग सकता है बस। तो वो फिर जल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड टाइम लैग। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लाइक करंट, देयर इज नो टाइम लैग। करंट तो तुरंत पहुंचती है, भले ट्यूबलाइट नहीं जले, ये ट्यूबलाइट की प्रॉब्लम है। करंट इज गोइंग फ्रॉम द सर्किट at without any time lag, it's instantaneous. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पॉइंट को तुम लोग याद करो, समझो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। दूसरा पॉइंट बता दूं, एक Yes, sir. फोटॉन एक फोटॉन जो होता है ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। जैसे मैंने बोला था ना कि फोटॉन की जो एनर्जी वो क्वांटाइज्ड है, ऐसे ही जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ना, वो भी क्या है, एक फोटॉन कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे ए फोटॉन कैन transfer its energy to only one electron, only one electron, है ना। Two photons cannot provide its energy to one electron,
और वाइस वर्सा भी ट्रू है, और 1 फोटॉन कैन नॉट प्रोवाइड, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे एक लाइन उसकी काफी है फर्स्ट वाली, बट बहुत सारे बच्चों को थोड़ा वो डाउट रहता है कि सर इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं सारा ही लिख दे रहा हूँ। 1 photon cannot provide या transfers its energy to 2 electrons, energy to 2 electrons or more. एक फोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, कौन बताएगा, बोलो जल्दी। 1. एक को देगा, वेरी गुड, सिर्फ एक को ही देगा। क्या हर बार कैसा भी फोटॉन हो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, क्या हर टाइप का फोटॉन नहीं होगा ना, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, Yes. एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एक मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन के जस्ट इजेक्शन के लिए, जस्ट इजेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट लिखो, देयर इज अ minimum energy required for ejection of electron from a given metal। हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। this energy is called work function phi or W of that metal। मतलब सीजियम के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, पोटेशियम के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर मेटल की क्या होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। ठीक है, कोई डाउट। फॉर एग्जाम्पल, वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम जो मेटल है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे, पोटेशियम का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स that photon of energy having photon having minimum energy 2 electron volt is required to eject electron from potassium। 2 से कम वाला अगर फोटोन डाला, लाइट यूवी लाइट भी यूज करते हैं, वायलेट विजुअल लाइट भी यूज करते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग लाइट्स आर यूज। ठीक है, फॉर दी different metals we use the different lights। तो हर एक लाइट से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मेटल पे डिपेंड करता है। जैसे पोटेशियम के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है, जल्दी बोलो, 2 2। electrons. तो क्या अगर मैंने पोटेशियम का वर्क फंक्शन लिखना चाहा तो कितना होगा, कितना होगा, 2।
तो पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना है? 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है पोटेशियम में, इनको जस्ट सरफेस के बाहर लाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मिनिमम? कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो यहाँ बाहर आएगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बाहर आने पे? 0। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जस्ट इजेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? जस्ट इजेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? जस्ट इजेक्ट हुआ है। फिर से याद रखो, there is a minimum energy required for the ejection of electron from a given metal. This energy is called work function of that metal. For example, work function of potassium is 2 electron volt. इसका मतलब यह है कि अगर फोटोन निकालना है पोटेशियम से तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल जाएगी। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट W इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी बताओ, सोच समझ के। हाँ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना जिसकी लाइट डालनी ही पड़ेगी अगर किसी भी मेटल से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो लिखेंगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी the minimum frequency of a light or photon. लाइट किससे मिलके बनी? फोटोन से। which is required to eject the electron from the given metal is called threshold frequency. हाँ या ना बोलो, समझ में आया? it is denoted by nu naught. नोट करो। इसमें से कोई निकल गया है, उसका क्या है नाम है? श्रेयस। तो कैसे इसको लिंक भेजा जाए? जब तक नोट करो तुम लोग, इसको मैं लिंक भेजता हूँ, मीटिंग की लिंक इसको चाहिए, मीटिंग इन्फो। बड़ा ऐसा काम हो गया इसके साथ। तो एक मिनट। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगी। अच्छा, जब वेवलेंथ ज्यादा करेंगे तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? मींस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कौन बताएगा? Inversely. तो जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वहां पे
मैक्सिमम होगा या नहीं होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में? बोलो, है ना? बोलो। हाँ सर। कैसा लड़का है यार ये। चलो उसका तो मैंने कर दिया था। और कोई ऐसा है तुम्हारा? सुनो, ये तो हमें समझे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? न्यू नॉट। न्यू नॉट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको लिखते हैं लैम्डा नॉट से। देखो, जैसे फाई क्या था? एच न्यू नॉट। वैसे फाई क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, वेर लैम्डा नॉट इज व्हाट? बोलो। थ्रेशोल्ड। वेवलेंथ। हाँ, बताओ अगर फाई मिनिमम एनर्जी की वैल्यू होती है तो लैम्डा नॉट उस समय मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? लैम्डा जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। यस और नो? इसे लिखेंगे द मैक्सिमम wavelength of incident incoming photons, incident or irradiating or incoming photons, which is required to just eject the electrons from a given metal surface is called what? क्या बोलते हैं उसको? Threshold Threshold. wave. It is denoted by lambda naught. इसकी यूनिट भी वही होगी जो लैम्डा की यूनिट होती है, मीटर एक्सेट्रा। बोलो, कोई डाउट आ रहा है इसमें? कोई परेशानी आ रही क्या? पढ़ते चलो इसको, आगे बढ़ते चलो। सर वो ना मेटल से इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट में? अभी इसको दिखाऊंगा वीडियो, ठीक है? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकले उसको किसी चीज पे कलेक्ट कर ले तो क्या वो चार्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. तो उससे समझ आ जाएगा ना, डिफ्लेक्शन से। आया ना? बोलो भाई, किसी से अगर यस चार्ज सर। निकले और वो चार्ज कलेक्ट कर लो, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। आया ना? तो वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा मैं किसी टाइम, आज की क्लास में या कल, तो वो समझ में आ जाएगा। आप नहीं देख सकते डायरेक्ट ना, फील तो कर सकते हैं चार्ज को। चार्ज कैन बी फील्ड और नॉट, फेल्ट और नॉट। फेल्ट कर सकते चार्ज की नहीं? कर सकते हैं ना? यस सर। दूसरे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट बताए थे तुम लोग को चार्ज सिस्टम में, यस और नो? बस उनसे कर लेना है। जैसे कॉम्ब हेयर का एक्सपेरिमेंट बताया था,
ये सारे एक्सपेरिमेंट बताए थे, उनका यूज करना। अभी तक कोई दिक्कत की नहीं। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस। मींस ब्राइटनेस तो ये समझने के लिए है, लेकिन लिमिनेंस। हाँ, अगर फोटॉन्स के नंबर के फॉर्म में कहें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज कर रही है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या इस चीज को बताता है? ये बोलो, किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे एक बल्ब है तुम्हारे घर में, मान लो हेलोजन वाला बल्ब है, बड़ा वाला, जो जब कोई प्रोग्राम होता है, मैरिज वगैरह होती है, उसमें लगा देते हैं हेलोजन बल्ब, देखा है? तो अगर, या जैसे चलो क्रिकेट मैच देख लो या कोई मैच, उसमें फ्लड लाइट्स होती हैं, जैसे अगर इसको मैं ऐसे आधा इस तरीके से कवर कर दूं, क्या कर दूं? कवर, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी कि नहीं? आधी जगह से यस। फोटॉन से तो निकल पाएंगे बाहर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए? हाफ, इसलिए लाइट भी कहती है आधी, तो ब्राइटनेस कम हो गई। लेकिन अगर मैं ये कवर हटा दूं, ये वाला कवर अगर मैं हटा दूं, तो पूरा बल्ब है कि नहीं है? फुल बल्ब है। फुल बल्ब है तो उसमें फोटॉन्स भी क्या निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की तो क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ? सुनो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस ब्राइटनेस, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ानी पड़ेगी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज। हाँ या ना बोलो, इंक्रीज होंगे कि नहीं यस इंक्रीज? सर। जितनी ज्यादा फोटॉन्स है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, क्योंकि फोटॉन्स के नंबर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज ओनली वन फोटॉन गिव्स इट्स एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मींस वन फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। अगर मुझे 100 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कितने फोटॉन चाहिए? हाउ मच फोटॉन नीडेड? 100 फोटोन। और उन सबकी एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? बोलो, यस और नो? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो निकलेगा। हाँ, अच्छा। यस सर। इसमें देखो, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताई थी, उसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन को उसके लिए प्राइज वगैरह भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंप्लीट कर दिया देखो मैंने कितनी आसानी से। तुम लोग अगर इसको समझ ले रहे हो, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा हो गया। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी कि अगर एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला और 5 वर्क फंक्शन है, तो जो बची वाली एनर्जी है वो क्या बन जाएगी? क्या बनेगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगी फोटो इलेक्ट्रॉन की? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो मुझे, दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा, बिना माइंड लगाए ये समझ नहीं आएगा तुम लोग को। क्या नहीं आएगा? ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे करते हैं।
ये मान लो मेटल पीस है हमारा पूरा, इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर बंद है, सरफेस सरफेस पे सब कहीं पे घूमता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसको क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी बोलो, निकालने के लिए क्या देना होता है, फोटोन। फोटॉन। photons, फोटॉन की एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं बोलो, एच electron. फोटॉन एच न्यू के फॉर्म में मतलब एनर्जी लिखते हैं, ये बोल रहा हूं मैं। अच्छा, ये मिनिमम एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती है इससे निकालने के लिए, 5, कितनी निकालनी पड़ती है बोलो, I, आई और डब्ल्यू, उससे निकल जाता है। लेकिन जो एनर्जी बचती है वो किस फॉर्म में चली जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें मैक्स वर्ड क्यों यूज किया, वाई यूज द मैक्स वर्ड, कैन यू टेल मी। मैं बताता हूँ। क्योंकि सर वो एक बहुत मैक्सिमम होगी, जो एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इसीलिए मैक्स वर्ड यूज किया। मैक्सिमम यूज किया, लेकिन मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ये बताओ। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एकदम तब हाँ मैक्सिमम होगी। हाँ मैक्सिमम होगी, क्योंकि ठीक है। एच न्यू और फाई दोनों कांस्टेंट ही है, तो फिर मैक्सिमम। मैक्सिमम जैसे जैसे मैं बताता हूँ कैसे, मैं कैसे बताऊं इसका जो है मैक्सिमम, मतलब इसमें तो समझ में आ ही जाएगा जब मैं समझाऊंगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। कुछ और मैं एग्जांपल सोच रहा था कि मुझे याद आ जाए इसके ऊपर, मैक्सिमम वाली चीज पे, तो तुम्हारा फायदा हो जाए, ठीक है। जैसे किसी चीज का तुम्हें फायदा उठाना है, मान लो किसी ने पार्टी दी तुम्हें, या कोई प्रोग्राम है उसमें तुम खाना खाने गए, तो क्या होता है कि एक सोच के जाते हो तुम, सोच के जाते हो ना कि ज्यादा खाएंगे आज, मैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, सारे तो नहीं, कुछ और लोग। कुछ लोग तो पैक भी करा लेते हैं सर। हाँ, उसको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम, कितना बेनिफिट ले पा रहे हो। लेकिन क्या ऐसा हर बार पॉसिबल होता है क्या, नहीं। मान लो तुम मन से सोच के गए थे कि बहुत खाएंगे, लेकिन तुमने 2-4 काला जाम खाया या गुलाब जामुन खाया, कुछ भी खाया, उसके बाद तुम्हारा मन ही खत्म हो गया। तुमने सोचा तो था कि आज इतनी पूरी खाएंगे या जो भी होता है वहां पे, लेकिन तुम नहीं खा पाते हो। दैट इज कॉल्ड कि मैक्सिमम जो तुम्हें मिला है वो ले नहीं पा रहे हो। वैसे इलेक्ट्रॉन को थ्योरेटिकली तो इतनी एनर्जी मिल रही है इसकी माइनस, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी बाहर आने पे मिल पाए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहीं पे लॉस हो रही है एनर्जी। जब ये इससे निकल रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट, एनर्जी खो जा रही है। कैसे देखो, इसको थोड़ा बड़ा करके सिखाता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल से, किससे निकल रहा है, मेटल से। क्या ये अकेला है, क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बोलो, होंगे। क्या दूसरे मेटल आयंस होंगे अंदर, होंगे ना। Yes, sir. तो अगर निकलते हुए ये अपनी एनर्जी लूज ना करे, ये लूज ना करे, किसी से कोलाइड ना करे, तो इसकी एनर्जी के मैक्स होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, के मैक्स। लेकिन अगर ये निकलते हुए कोलाइड कर जाए, ये निकलते हुए किसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, तो क्या इतनी एनर्जी मिल पाएगी, थ्योरेटिकल वाली नहीं, इससे कम हो सकती है। तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, एच न्यू -5, उससे कम मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, के ई मैक्स। आप समझ में आया कि नहीं बताओ बोलो, आया कि नहीं आया Yes, sir. समझ। when an electron ejected from a metal, then while coming out it may, या it may लिखो, it may collide with other electrons और मेटल एटम्स, जो कि वहां पे पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रह जाते हैं, एंड may lose its energy, hence the maximum kinetic energy
काइनेटिक एनर्जी which an electron can possess या can get is equal to h nu minus 5। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए उसमें क्या लिखा होता है, के मैक्स, क्योंकि गारंटी नहीं है कि तुम्हें पूरी की पूरी मिल जाए। तुम्हें दी गई है उतनी, लेकिन तुम उसको ले नहीं पा रहे हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं 100% दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं तुम 100% लो। है बात है कि नहीं? हो सकता है तुम 40% ले पाओ, हो सकता है तुम 90% ले लो। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं कि हमें 100% उसकी जो जो पढ़ाया गया सामान है सारा, उसमें से सारा हमें कैच नहीं हो पाता। दैट इज कॉल्ड कैचिंग पावर, कितना हम ले पा रहे हैं। तो यही है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, के मैक्स, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नेट अच्छा नहीं चल रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे श्रेयस क्या है, अभी बोल रहा है फोन करके कि सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो उसका तो लॉस हो गया ना काफी ज्यादा, है ना? तो ऐसे फैक्टर्स भी तो हैं जो हमें 100% लेने से रोक देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑनलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन ऑल्सो। कभी तुम्हारा मूड अच्छा नहीं, मीन्स हेल्थ अच्छी नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम, तो ये सारी चीजों से मिल करके हम ये बोलते हैं कि एक मैक्सिमम आउटपुट है ये। हर बच्चा जरूरी नहीं कि उतना ले पाए। अभी समझ गए हो? आगे बढ़े? अभी कोई डाउट तो नहीं बचा होगा अभी, मुझे लगता है। के मैक्स इक्वल टू कितना है, एच न्यू माइनस 5। लेकिन अपने सवालों के अंदर हम मान के चलते हैं, जब भी पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो हम के मैक्स ही निकालते हैं। क्योंकि वो अगर मैं ये पता करने लगूंगा कि उसने कितनी लॉस की है, हाउ मच ही लॉस्ट, मीन्स ही मतलब दैट इलेक्ट्रॉन कितना इसने लॉस किया है, तो वी कैन नॉट टेल एक्चुअली करेक्टली। उसके लिए मेजर ही करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो भाई आई होप तुम्हें समझ आया होगा और फॉर्मूले भी याद रखोगे। मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनो और नोट भी करो। इसको बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 1। इसी एच न्यू माइनस 5 में अगर मैं 5 की वैल्यू डाल दूं एच न्यू नॉट, ये के मैक्स हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2। अगर मैं इसी फॉर्मूले में एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा डाल दूं, तो क्या कोई गलती है इसमें? नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको एच सी बाय लैम्डा रखूं और ये मुझे वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया हो, तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। और इन सभी जगहों पे अगर मुझे के मैक्स से वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो वी कैन एनीवेयर प्लेस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, ये सब कहीं पे पुट कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं। आया समझ में? कोई डाउट? एनी नो डाउट्स? सर। नोट करो जल्दी। हाँ, सर थोड़ा ऊपर की। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारे समझ आना चाहिए। सब बातें इसमें सोचने लायक हैं, समझने लायक हैं। इस चीज का हम लोग यूज भी करेंगे आगे, और पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा ना।
कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, यू कैन आस्क एवरी टाइम, लेकिन फोकस रखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लिख गया? के मैक्स वगैरह लिख लिया सब? यस सर। ओके। क्या क्वेश्चन करा दूं इस पे कुछ, है ना? फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, a light beam of frequency 1.1 into 10 to the power 15 hertz incident on a metal for which threshold frequency nu naught, it's 6 into 10 to the power 14 hertz. Calculate the kinetic energy of ejected electron. बोलो भाई, how will you solve it? Ke max is equal to hc by lambda minus h nu naught. हाँ, तो दोनों जगह फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक चलो क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट वन, अगर तुम लोग ट्राई ना करो तो मैं करके दिखा देता हूँ। एच न्यू किसकी है? एनर्जी। एच न्यू क्या है बताओ यहाँ पे, व्हाट इज एच न्यू हियर? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और यहां से जो निकलेगा वो क्या है? एच न्यू नॉट। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा क्या है? एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन। ये हमारा क्या होगा? के ई मैक्स। तो इसको बताओ सॉल्व करके। तो इस फॉर्मूले को यूज करके बताओ। वर्क फंक्शन 5 ही है, सब कुछ है। एच की वैल्यू कितनी होती है?
0.626 into 10 power minus 30. 30. याद कर लिया है? ओके, न्यू की वैल्यू कौन सी वाली है? ये वाली ना, 1.1. 1.1 into 10. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको कॉमन कर लो। वैसे मैं पहले ही कॉमन कर लेता, ऐसे दोनों ही तरीके से ही है। एच कॉमन कर लिया तो ये बाहर रखो, अभी इसको बाद में यूज करेंगे। अंदर का सॉल्व करना सिखाता हूँ तुमको कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है? 15, और इधर वाले की पावर कितनी है? 6 है। 6 मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, इसको सही कर लो। 6 into 10 power 14, 6 into 10 power 14। क्या ये माइनस हो सकते हैं क्या दोनों? आसान नहीं होगा ना इनको माइनस करना? माइनस तो ही सकते हैं, बड़ी से छोटी वैल्यू। तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे हम? सेम करेंगे। इसको करने के लिए क्या है, जो बड़ी वाली वैल्यू है इसमें से 10 ले लो, 1.1 into 10 इधर ले लो, कितनी पावर बचेगी? जैसे क्लास 10th में किया होगा तुमने ये सब। अब देखो यहाँ पे, इसको भी ऐसे रखो। ये वैल्यू कितनी है? 11 माइनस 6 5, समझा कि नहीं? कॉमन कर लिया, और 11 माइनस 6 बचेगा अंदर। ये सबको समझ में आ रहा है? 5 आएगा यहाँ पे। Yes, sir. हाँ, अभी आगे बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो ये कितना आएगा? 5 6 जा 30, 3 13 0.313. 31, ऐसा आया ना? कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 3 के बाद। देख लो कैलकुलेशन मेरी सही है। और पावर्स जो है वो कितनी आएंगी? ये यहाँ पे 5 6 जा 30 हुआ था ना, 31 का 3 लगाया था, 33 आएगा। ये पावर कितनी है? इस पावर को और भी सही कर लो। 3.313 into 10 power minus 20. जल्दी बोलो, कोई डाउट? कुछ वैल्यू गलत तो नहीं ली मैंने? मेरा एक कॉल आ गया था, मैं उधर चला गया था मेरा दिमाग। जल्दी बताओ। 10 raised to minus 19. सर -19। अच्छा, बाकी सब सही है, इसका मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग, मतलब ध्यान इधर ही है इस वक्त तुम लोग का। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? No, sir. सवाल आसान होते हैं कि नहीं होते? भाई, ये डेटा दिया था, ये डेटा दिया था, सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सी कैलकुलेशन है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कितने लोग ये गलतियां करते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी तुम लोग को, बट तुम लोग ने समझ लिया हर चीज को, ठीक है? छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए तुम लोगों से, बिकॉज उनसे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा, है ना? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी जूल्स वाले क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, जूल्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले। वेवलेंथ और वर्क फंक्शन पे आते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ, थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग सवाल देता हूँ, मतलब जो तुम थोड़ा समझ पाओ अपने दिमाग से। वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को के से लिखते हैं ना, इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने वोल्ट? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। if 2 beams
वन इज ऑफ रेड लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ ले ली मैंने, लैम्डा नॉट, इसकी वेवलेंथ देना है मुझे, क्वेश्चन में दे रहा हूँ तुम्हें, सॉल्व करना। इस 8000 ले ली मैंने, थोड़ा ये एक्स्ट्रा निकल गया बट चलेगा, 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड वन इज येलो लाइट, wavelength 6000 angstrom, incident on potassium, then which light will eject photoelectron, and what will be the Ke max of photoelectron। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझा, फिर समझाऊं मैं, जल्दी बोलो। कितने लोग क्वेश्चन नहीं समझा, तो फिर से समझाऊंगा, अगर समझ आया तो सॉल्व करो। 1 मिनट बचा है तुम्हारे पास क्लास खत्म होने का, 2 मिनट ले लो, बट सॉल्व करके बताओ। Sir, yellow light will eject photoelectron. अच्छा ठीक है, और रेड वाली नहीं? नहीं, उसका 1.55 इलेक्ट्रोवोल्ट पर है। अच्छा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो सही बात है, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए उससे इजेक्शन नहीं होगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को? आया कि नहीं आया? यस सर। और येलो वाले से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये पोटेशियम में? हो जाएगा। उसमें कितना आता था? 2.06 आई सर थिंक ना। एक्सप्लेन द क्वेश्चन। एक्सप्लेन करूं? देखो वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम कितना है बोलो बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना? हाँ या ना बोलो? यस। मतलब हमारे पास पोटेशियम है, इसका वर्क फंक्शन जो है फाई या डब्ल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस पे मैंने 2 लाइट डालनी है, इस पे मैंने कितनी लाइट बीम डालनी है? 2। एक डालनी है येलो वाली, येलो वाली आई। येलो वाली की एनर्जी कितनी है? लैम्डा है इसका 6000 एंगस्ट्रॉम, तो कितनी एनर्जी आएगी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? बोलो बच्चों, भूल गए ऐसा वाला फॉर्मूला? कितना आया था? 2.06। 2.06। क्या ये ज्यादा है इससे? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा क्या? यस होगा, ये तो टिक मार्क हो गया। दूसरी हमने कौन सी डाली लाइट? इधर से मान लो डाली, ये एरिया खाली था, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर, ऐसा। कौन सी लाइट है ये? रेड वाली। अब तुम लोग ने सॉल्व किया होगा तो मुझे जल्दी से बताना कितना आएगा एनर्जी इस लाइट का, फोटोन का एनर्जी कितनी आएगी इस फोटोन की? 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये कम है 2 से? मतलब इलेक्ट्रॉन बोलेगा अरे तो यार मुझे निकाल ही नहीं पाए, मुझे 2 चाहिए, तुम दे रहे 1.55, हम नहीं निकलेंगे बाहर। तो ये वाला तो बेचारा क्या हो गया? सैड हो गया। तो ये वाला जो है वो खुशी के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी?
कुछ ना कुछ तो आएगी, उसको निकाल के बताओ कितना आएगा, कितनी आएगी? 2.06 माइनस 2 कितनी आई? आया ना? 0.06 इसमें तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे, जब निकल ही नहीं रहा तो कैसे बात करें? यस और नो? अब किसको डाउट है बोलो? नाउ टेल मी द डाउट्स। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही है, लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला? इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विच यू हैव टू प्रोवाइड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। उससे ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, विद वेलोसिटी भी निकलेगा, विद स्पीड निकलेगा, विद काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। उससे कम दोगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर इक्वल दोगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन सरफेस पे आके रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी। उसको उठाना पड़ेगा, हाथ से ऐसे उठाना पड़ेगा। हाथ से तो नहीं उठा सकते फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसके लिए कोई दूसरी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कोई प्लेट ले आएंगे, कोई चार्ज नेगेटिवली ले आएंगे, वो खींच लेगा उसको ऐसा। समझे कि नहीं समझे बोलो? आया ना? डन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। सर कोई के डाउट? मार्क्स निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वही वाला। अच्छा, ये यही वाला फॉर्मूला नहीं याद आया? अरे E माइनस फाइव यही तो था, एच न्यू माइनस, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, वो एनर्जी है ये इसकी। चाहे ये एस सी बाई लैम्डा से निकाल लो, यहाँ पे हमने एस सी बाई लैम्डा से निकाला है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद कराया था कि नहीं, 12400 वाला? सर अगर आप अपना स्क्रीन दिखा रहे हो तो नहीं है यहाँ पे स्क्रीन सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं है? नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने अभी तो घटाया उसको। हाँ देखो, ये के मैक्स जो है E माइनस फाइव आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ? ये वाला फॉर्मूला याद है? आया यस था सर। आज? अरे भाई, जो एनर्जी होती है ना, उसको चाहे एच के फॉर्म में लिखो या ई लिख दो, क्या दिक्कत है? अब हमने उसको अलग से निकाल लिया एच सी बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले से। तो लैम्डा कितना दिया था? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या ये एनर्जी फाउंड कर सकते हो? 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 06। कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला यूज किया हमने, क्या यूज किया? E माइनस फाइव, वेर E इज द एनर्जी ऑफ लाइट, फाइव इज द वर्क फंक्शन, K max इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। नो डाउट? समझो बात को। और नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी एग्जांपल करेंगे, अभी तो टाइम खत्म हो गया, कम से कम 3-4 एग्जांपल और करेंगे हम। ओके, एंड करते फिर। इसके बाद तुम्हारी क्लास है, मेरी तो है इसके बाद, तो इसलिए जो है अभी हम नहीं कर सकते आगे। इसको एक बार पढ़ के आना, फिर समझाऊंगा फिर से, ठीक है? चलो बाय। क्लास तुम्हारी है तो